and myself is Dr. Zishanul Haq. I am working as a consultant physician in शाबिटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल लतीफ़ाबाद। आज मैं आपका फैसिलिटेटर हूँ और WHO की तरफ से जो भी न्यू गाइडलाइंस और न्यू अपडेट्स आई हैं उनको आपसे शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे ये वर्कशॉप आपके लिए फ्रूटफुल हो। डेंगी एक वायरल फीवर है जो कि किससे होती है? मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो इसमें क्या हो गया? वेक्टर हो गया। मॉस्किटो के ज़रिए ये वायरस ह्यूमन के ब्लड में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये कितनी टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। इसकी जो सीरो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं? डैन 1, डैन 2, डैन 3 एंड डैन 4। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 14 डेज़ होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? कोई आइडिया है डेंगू फीवर में? बॉडी रैशेस, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग, आर्थराइटिस। ठीक है, डेंगू फीवर का कोई और नाम भी है? येलो फीवर, हेमरेजिक फीवर, और भी कोई नाम है इसका? ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, और भी कोई नाम है? अच्छा, इसमें से जो बात सही है वो है ब्रेक बोन फीवर। इसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। सुबह में उठा और मुझे इतना तेज़ बुखार था कि ऐसा लगा मेरी कमर टूट गई। तो ये क्या है? ब्रेक बोन फीवर इसका जो है वो दूसरा नाम है। बाकी जो हेमरेजिक फीवर है वो इसकी सब टाइप है, वो इसकी कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। जो शॉक सिंड्रोम है जिसको हम DSS कहते हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो इसकी सब टाइप है। नेक्स्ट करिए। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम देखें तो क्लासिफिकेशन में कैसे डिफ़ाइन किया गया है? एक तो हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड फीवर है, ऐसे तमाम फीवर जो हमारे को डायग्नोज नहीं हो सके लेकिन हमने सस्पेक्ट किए कि वो डेंगू फीवर है लेकिन हमें किट्स पे डायग्नोज नहीं हुए, वो तमाम केसेस हमने अनडिफरेंशिएटेड फीवर में रखे। और 80 to 90% जो है वो चांसेस जो है वो अनडिफरेंशिएटेड के ही होते हैं, क्योंकि कहीं अवेलेबल नहीं होता, कहीं होता है तो फिर वो टेस्टों में नहीं आता। सेकेंडली, डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो क्लासिक डेंगू फीवर है उसको क्लासीफाई किया। उसके बाद फिर अगर और सीवियर फॉर्म हो जाती है तो डेंगू हेमरेजिक फीवर। और दूसरी टाइप्स कौन सी हैं इसकी क्लासिफिकेशन में? डेंगू शॉक सिंड्रोम और EDS, एक्सटेंडेड डेंगू सिंड्रोम। ठीक है, ये समझ में आया? ईजी है। तो अब जहन में रहेगा कि ये इसकी क्लासिफिकेशन है, इसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। नेक्स्ट करिए। सो आपने देखा, इसकी डेफिनेशन ये नोट कर लें कि इसका दूसरा नाम है ब्रेक बोन फीवर। और किसको इन्वॉल्व करता है? ये बच्चों से लेके बड़ों तक। कोई ऐसा नहीं है कि ये बच्चों की बीमारी है या बड़ों की बीमारी है, जवानों में नहीं होगा, मर्दों में नहीं होगा, औरतों में नहीं होगा, ये सबको होता है। ठीक है, और क्या होता है जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, फीवर होगा, बॉडी रैश होगी और ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और इसमें हाई ग्रेड फीवर, सीवियर हेडेक, पेन बिहाइंड द आइज़, जॉइंट पेन। इसमें पेन जो है वो प्रोमिनेंट होता है, पेन दूसरी चीज़ों से ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। इसी की तरह की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जिसको हम कहते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया भी एक वायरल डिजीज़ है लेकिन उसका जो पेन होता है वो डेंगू से भी ज़्यादा होता है। उसकी मेन प्रेजेंटेशन जो है वो जॉइंट पेन है, सीवियर जॉइंट पेन, वो सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया में होती है। ये डेंगू फीवर है, इसमें कमर में दर्द और आँखों के पीछे दर्द ज़्यादा होता है। बाकी जो वायरल फीवर्स हैं उसमें इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। नेक्स्ट करिएगा। What is dengue hemorrhagic fever? Dengue hemorrhagic fever is different from dengue fever in that the patient has typical pathophysiologic hallmark of selective plasma leakage in the body cavities and other extravascular compartment and have tendency to bleed. यहाँ पे तो इन्होंने कहा ही नहीं कि प्लेटलेट कम होगा और ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है? प्लाज्मा लीकेज। अब ये प्लाज्मा लीकेज क्या है कोई आइडिया? प्लाज्मा लीकेज है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से लीक होके एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि डेंगू फीवर की वजह से एंडोथीलियल जो कैपिलरी की लाइनिंग है उसमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो फ्लूइड इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में चला जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी देखते हैं।
What do you mean by term dengue hemorrhagic fever? It doesn't mean that all patient will have bleeding. ज़रूरी नहीं है कि सबको ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। आज ये मिसकंसेप्शन भी ख़त्म हो गया कि ब्लीडिंग होगी तो हम कहेंगे कि डेंगू हेमरेजिक फीवर है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है? कैपिलरी लीकेज, ठीक है। अब उसमें ब्लीडिंग हो भी सकती है और ब्लीडिंग नहीं भी हो सकती, ठीक है। एक्चुअल ब्लीडिंग इज़ फाउंड इन स्मॉलर फ्रैक्शन। हमने पढ़ा तो बहुत है डेंगू में इधर से भी खून निकलेगा, इधर से भी खून निकलेगा, लेकिन मरीज़ नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो बहुत स्मॉलर जो है वो फ्रैक्शन है जिसके अंदर एक्चुअल ब्लीडिंग होती है। तो इट इज़ द बेसिकली प्लाज्मा लीकेज जो कि हमें डेंगू हेमरेजिक फीवर का मेन पैथोफिजियोलॉजिकल फॉर्म है, जिसकी वजह से हम उसको डेंगू हेमरेजिक फीवर लेबल कर रहे हैं, ठीक है सर। नेक्स्ट करिएगा। अगली टाइप्स हमारे पास आती हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। कोई आइडिया? पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, पेशेंट शॉक में चला गया, उसको हम कहते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये नहीं है। अब ये भी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि लीकेज इतनी ज़्यादा हो गई कि फ्लूइड सारा शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा रहा है, तो उसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। और इसी की वजह से अगर ऑर्गन जब डैमेज हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गन हैं जो हमारे डैमेज होना शुरू होते हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, बहुत सारे जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे जब कॉम्प्रोमाइज़ होंगे हाइपोटेंशन की वजह से, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट में हम क्या कहेंगे? EDS, एक्सटेंडेड डेंगू सिंड्रोम। सर नेक्स्ट करिएगा। अच्छा, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकती हैं? एक बुखार है, रैश के साथ आ रहा है पेशेंट, उल्टी है, पेट में दर्द है, और क्या क्या चीज़ें जहन में आती हैं? कोविड में भी आ जाएगा, मलेरिया में भी आ सकता है, ठीक है। ये काफ़ी सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। हमें एक जगह स्टिक नहीं रहना, हमें सारा अपना ब्रॉड बेस के साथ पेशेंट देखना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये डेंगू है, वो हम देखते हैं अभी।